दोस्तों, हम सबके बचपन में कुछ ऐसी यादें होती है जिन्हें याद करके हम आज भी मुस्कुरा देते हैं। और इस मुस्कुराहट की ढेर सारी वजहों में से एक वजह होती है कुछ ऐसे खिलौने या काल्पनिक पात्र जिनकी वजह से हमारा बचपन खूबसूरत बनता है। हमें से कई लोगों के पास वो खिलौने आज भी रखे होंगे और कईयों को अभी भी याद होगा कि कैसे हम उन खिलौनों को अपने सीने से लगाकर सो जाते थे। ऐसे ही कुछ यादों के लिए पेश है हमारी आज की कहानी इर्फ, यानी कि वो इमेजिनरी फ्रेंड वो बचपन में हमें हौसला दिया करते थे और हमें डरने से बचाया करते थे। तो कहानी की शुरुआत बी नाम के एक बच्ची के साथ होती है जो अपने परिवार के साथ काफी खुश थे। वो बताती है कि उसकी माँ रोज उसे कहानी सुनाया करती थी जिनसे उनका कोई मतलब नहीं था, बस वो मेरे साथ अपना आखिरी समय बिताना चाहती थी। जी हाँ, जल्द ही बी की माँ कैंसर की वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहकर चली जाती है। बी इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं बी अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो न्यूयॉर्क में अपनी दादी के पास छुट्टियाँ बिताने आती है। बी की दादी उसे अपने घर में लाकर उससे बातें करने की कोशिश करती है क्योंकि ये वही घर है जहाँ बी ने अपनी मॉम के साथ अपना बचपन बिताया था। बी की दादी को पता है कि इस घर में आते ही बी को अपनी माँ की याद जरूर आएगी। दादी बी को उसके कमरे में ले जाकर बचपन में उसके द्वारा बनाए गए उसके पेंटिंग को दिखाती है, लेकिन अब भी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दादी को रोकती है और उन्हें बताती है कि मैं अब ये सब पेंटिंग नहीं करती। कहीं न कहीं भी जानबूझकर इन सब चीजों को देखने से अवॉइड कर रही थी क्योंकि ये सब चीज उसे अपने खुशहाल परिवार के साथ बिताए पलों की याद दिलाते हैं। यह दादी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बी को कंफर्टेबल फील करवाए जिससे कि बी अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सके। खैर, दादी बी को बताती है कि हमें अब डैड से मिलना चाहिए। दरअसल बी के डैड को दिल की बीमारी होती है, इसलिए वो एक लंबे समय से हॉस्पिटल में बढ़ती है। बी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने डैड से मिलती है। उसके डैड बीमार होने के बावजूद भी बी के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो, वो बस अभी उसके साथ घर चल देंगे। हमारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में क्यों न पड़ जाए, वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं मानो उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। बी के डैड बी को देख के समझ जाते हैं कि बी के मन में एक डर है कि कहीं वो उसकी मॉम की तरह उसे छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, लेकिन डैड उसे समझाते हैं कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। बी हॉस्पिटल से वापस अपने घर आ जाती है। शाम को अचानक उसे महसूस होता है कि उसके घर में कोई तो है, इसलिए वो अपने घर में छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी अचानक उसे एक अलमीरा में से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए गेट खोलती है, कोई चीज अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। अब क्या है ये चीज, क्या इसका मकसद है और ये क्यों बी के पीछे पड़ा है, ये हमें कहानी के आगे जानने को मिलेगा। तभी अचानक बी उसे अलमीरा में एक वीडियो कैमरा को देखती है, लेकिन काफी समय से चार्ज न होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा होता, इसलिए बी मार्केट से उस कैमरा की चार्जिंग केबल को लेने चली जाती है। वापस आते वक्त भी नोटिस करती है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए बी बड़ी तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर पहुंचते ही वो घर के बाहर एक डॉल को नोटिस करती है। जैसे ही बी उसे आवाज लगाती है, वो डॉल वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसका पीछा करते हुए बी अपने घर के ही ऊपर के एक रूम के बाहर पहुँच जाती है जहाँ वो डॉल गई थी। बी बाहर से आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर से आवाज देकर बी को जाने के लिए कहता है, मगर अब बी का मन जानने के लिए उत्सुक हो चुका था, इसलिए बी की होल से अंदर झाँक कर देखती है। तभी एक आँख अंदर से उसे भी देखती है, जिससे भी डर जाती है। ठीक उसी समय उस रूम की ऑनर, जो कि एक बुरी औरत है, बाहर निकलकर बी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डर कर बी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह बी अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में उसे बेंजामिन नाम का लड़का मिलता है जिसको गिरने की वजह से चोट लग गई थी। यहाँ से बी अपने फादर के रूम में पहुँचती है, जहाँ उसके फादर एक नोट लिखकर बेडशीट की रस्सी बनाकर भाग जाने का नाटक करते हैं, लेकिन बी भी अपने फादर को जानती है कि वो ऐसी मस्तियाँ करके रहते हैं, इसलिए बी सामने की अलमीरा को खोलती है जिसमें उसके फादर छुपे होते हैं। दरअसल बी के फादर अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं क्योंकि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद से बी कभी खुलकर नहीं मुस्कुराई। अपने फादर से मिलकर बी अपने घर वापस आ जाती है। शाम को बी उसी वीडियो कैमरा में
अपनी मॉम के साथ अपनी पुरानी वीडियो को देख रही होती है। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। वो बाहर जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि कार्ल नाम का एक आदमी उसी डॉल के साथ कहीं जा रहा है। भी उनका पीछा करना चालू कर देती है। तभी कार्ल चुपके से एक घर में घुसकर किसी को बाहर चलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं एक पर्पल कलर के बड़े से मॉन्स्टर को, जिसका नाम ब्लू होता है। ब्लू दरअसल यहाँ एक बच्चे से अपना मैच बनाने आया था। अब ये मैच क्या है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। बाहर खड़ी बी ये सब देख रही होती है। वो डर के अपने घर की तरफ भाग रही थी। तभी वो डॉल उसके सामने आ जाता है। इतना सब कुछ होते थे बी वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बी की आंखें उसी घर में खुलती है जहाँ वो डॉल रहा करती थी। वो डॉल बी को अपना नाम ब्लूसुम बताती है। तभी अचानक ब्लू वहाँ आ जाता है, जिसे देख बी डर जाती है। लेकिन ब्लूसुम उसे समझाती है कि ये कुछ नहीं करेगा। बी वहाँ बहुत सारे बच्चों के फोटो को नोटिस करती है। तब बी उसे बताती है कि हम सब एक इफ है, यानी कि इमेजिनरी फ्रेंड। दरअसल ये सब वही किरदार है जिन्हें बच्चे बचपन में अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं ताकि वो उनके साथ खेल सके। और मैच मेकिंग उसी का हिस्सा है जहाँ बच्चे अपने फेवरेट इफ को सिलेक्ट करते हैं। ब्लूसुम आगे बताती है कि कार्ल बी का बचपन का इफ है, लेकिन बड़े होने की वजह से बी अब उसे भूल चुकी है। वही सेम हाल ब्लू के बचपन के दोस्त जर्मी का है। ये सभी इफ कभी न कभी किसी न किसी बच्चे के इफ्स रहे थे। यहाँ ब्लूसुम बी को बताते हैं कि मैं और कार्ल एक मिशन पर है, जिसमें हम इन इफ्स के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये इफ्स गायब होते चले जाएंगे। अगली सुबह बी अपने फादर से मिले हॉस्पिटल वापस जाती है। रास्ते में वो देखती है कि बिंदी अपनी रूम में नहीं है। बी उसके लिए फ्लावर रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि ब्लू उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक आ गया। बी उसे समझाकर अभी घर वापस जाने के लिए कहती है। हॉस्पिटल से वापस आकर बी कॉल को बताती है कि मैं इस मैच मेकिंग में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कॉल किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। मगर बी भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो कार्ल से कहती है कि मैं एक बच्ची हूँ और ये काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ। जल्द ही कार्ल बी मान जाता है और बी को अपने साथ इफ्स के ठिकाने पर ले जाता है। और ये वही जगह है जहाँ बी के मॉम उसे घुमाने लाया करती थी। ये जगह एक मेला होता है जहाँ कई सारे तरह तरह के इफ्स रहा करते थे, कोई बबल, कोई स्नो फ्लावर और पता नहीं कौन कौन। लेकिन कार्ल बी को सीधे ले जाकर लुइस से मिलाता है। लुइस इन सभी इफ्स में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और एडेड होता है। लुइस बी को बताता है कि कार्ल बचपन में तुम्हारा ही क्लोन हुआ करता था, उसका बस एक ही मकसद था हमेशा तुम्हें खुश रखना, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो इसलिए तुम उसे भूल चुकी हो। इसी बीच हम देखते हैं एक केट नाम के इफ को जो किसी को देखता नहीं है। कार्ल बार बार उसे टकरा के नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस बी को बताता है कि तुम अपनी इमेजिनेशन से ही इस जगह को चेंज कर सकती हो। बी ऐसा ही करता है। वो अपनी इमेजिनेशन से कभी फ्लोर तो कभी वहाँ का डिजाइन एक एक करके सब कुछ बदलने लगती है। जल्दी वहाँ पार्टी का माहौल बन जाता है, जिसमें बी के साथ बाकी के सभी इफ्स भी काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह बी अपने फादर को बताती है कि उसे एक जॉब मिली है, लेकिन अपनी जॉब को लेकर उन्हें कुछ नहीं बताती। घर जाते समय बी बेंजामिन को एक ड्रैगन टॉय देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें एक इमेजिनरी फ्रेंड चाहिए, जिस पर बेंजामिन हाँ बोल देता है। इस बात से खुश होकर बी कार्ल और लुइस के साथ सभी इफ का इंटरव्यू लेने लगते हैं। कुछ खास इफ को सिलेक्ट करके भी हॉस्पिटल आती है और बेंजामिन को अपना इफ चूज करने को कहती है, लेकिन बेंज को उनमें से कोई अच्छा नहीं लगता। इस बात से दुखी होकर बी लुइस से बात करती है। लुइस उसे बताता है कि इफ्स की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं है, बल्कि एडल्ट को भी उनकी जरूरत है। इस पर बी को एक आइडिया आता है कि क्यों न सभी इफ्स को उनके पुराने ऑनर से मिलाया जाए। शाम को बी अपनी दादी से पूछती है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती थी। उसकी दादी बताती है कि वो बड़े होकर माइकल जैक्सन की तरह एक डांसर बनना चाहती थी। तभी बी एक पुरानी फोटो को देखती है जिसमें वो ब्लूसुम को नोटिस करती है, यानी कि दादी की इफ ब्लूज में थी। इस बात से भी काफी खुश होती है और अगले शाम को घर पे चुपके से दादी का मन पसंदीदा गाना लगाकर ब्लूसुम के साथ वही सोफे के पीछे छुप जाती है। दादी गाना सुनकर अकेले डांस करते हुए ब्लूसुम को याद करने लगती है। जैसे जैसे दादी ब्लूसुम को याद करती है, ब्लूसुम के अंदर लाइट जलने लगती है और फाइनली अब दादी ब्लूसुम को देख सकती है। सभी लोग इस बात से काफी खुश होते हैं क्योंकि अब ब्लूसुम को एक घर मिल गया था। दूर से कार्ल ये सब देख रहा
रहा होता है। वो भी इस बात से खुश होता है। इसके बाद ब्लू की बारी है। जर्मी से मिलने के लिए भी डिटेक्टिव इप से जर्मी की इन्फॉर्मेशन पता करके ब्लू और काल को अपने साथ लेकर जर्मी से मिलने निकल जाती है। ब्लू जर्मी से एक वॉशरूम में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आइडिया काम नहीं आता। अब बारी है प्लान 2 की, जिसमें बी जर्मी का फेवरेट फूड लेकर उसी के साथ खाने लगती है। धीरे धीरे जर्मी भी ब्लू को याद करने लगता है। ब्लू के अंदर भी वैसे ही लाइट जलने लगती है जैसा ब्लूज में के अंदर जला था। ये कनेक्शन पूरा होने ही वाला होता है। तभी जर्मी को इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले जर्मी काफी नर्वस हो रहा था। ये देख ब्लू उसके पीछे आता है और उसके कंधों पर हाथ रख के बोलता है कि तुम ये कर सकते हो। एंड दैट से जर्मी की पूरी नर्वसनेस दूर हो जाती है एंड फाइनली इनका भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से वापस आकर ब्लू बी को गले लगा लेता है और उसकी तारीफ करता है। बी इस बात से काफी खुश होती है और जाकर अपनी दादी से मिलती है, लेकिन उसकी दादी बताती है कि बेटा तुम्हारे पिता हार्ट सर्जरी के बाद से ही अब तक होश में नहीं आए। इस बात से भी काफी डर जाती है और जाकर काल से मिलकर उसे बताती है कि वो अब किसी और को नहीं खोना चाहती। काल उसे बड़े प्यार से समझाता है कि तुम अपने पिता के पास जाओ और उन्हें अपनी स्टोरी सुनाओ। जब बी अपने पिता के पास जा रही होती है, तभी सारे इप्स रास्ते में खड़े होकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। बी अंदर जाकर अपने पिता को स्टोरी सुनाती है कि कैसे मैं अपनी माँ के जाने के बाद एकदम अकेली पड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास एक महफूज जगह थी। मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। ये सब बोलकर भी रोते हुए शांत पड़ जाती है। तभी अचानक उसके पिता को होश आ जाता है। ये देख भी फौरन अपने पिता के गले लग जाती है। ये खबर वो बाकी सभी इप्स को देना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि अब उसे इप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी एक गिफ्ट लेकर काल से मिलने जाती है। बी उसी दरवाजे के बाहर खड़ी होती है जहाँ काल और ब्लूज रहते थे, लेकिन तभी उस रूम की ऑनर आ जाती है और बी को बताती है कि बेटा इस रूम में तो कोई नहीं रहता। बी बड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बी के फादर भी ठीक होकर घर वापस आ चुके थे। कुछ दिनों बाद बी यहाँ से जाने लगती है। तभी कार में सामान रखते वक्त उसका वही बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें उसके बचपन का सामान रखा हुआ था। बी उसमें से एक पेंटिंग को देखती है जिसमें बी के फैमिली के साथ एक क्लोन यानी जोकर बना हुआ था। ये देख बी को सब याद आ जाता है कि काली उसका इफ है। दरअसल अपनी माँ के जाने के बाद बी ये सब भूल गई थी। बी वापस भागकर उसी रूम में जाती है। पहले तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करती है तो सभी लोग उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि बी के फादर ठीक उसी तरह किसी से टकराते हैं जैसे काल केत से टकराया था, यानी कि बी के फादर का इफ केत है। और इसी खूबसूरत से अंत के साथ ये मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस स्टोरी को सुनकर आपको आपके बचपन का कोई भी खिलौना याद आया हो तो उसे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें। थैंक्स टू, गुड बाय।